हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और जो मैंने अभी आप लोगों को नोट्स बताए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन करे होंगे, उनको नोट किया होगा। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर के नोट्स होंगे ये। सॉरी, मैं एनसीईआरटी आप लोगों को कंप्लीट नहीं कर पाई, बीच में कंटिन्यू भी नहीं हो पाया क्योंकि और भी चीज़ें थी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी क्योंकि फॉर्म भी फिल करना था और बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो उन चीज़ों में ही लगी हुई थी मैं। तो मैं आप लोगों को 500 टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से अभी 1 मार्च या 2 मार्च को मैं आप लोगों को उसकी डिटेल पूरी अच्छे से बता दूंगी। उसमें पूरे करंट अफेयर्स हैं आप लोगों के, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, एवरी इसमें चीज़ें हैं और सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लेकर मैं आप लोगों को लिस्ट बताऊंगी कि क्या क्या आप लोगों को रिवीजन करना है और उसमें पूरी संभावना रहेगी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताए थे, उसमें भी आप लोगों ने नोट किया होगा कि 65 के करीब कम से कम क्वेश्चन जो है उन्हीं टॉपिक से आए थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो सीरीज़ बताऊंगी 1 या 2 मार्च को, वो आप लोगों को होली से पहले ही मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी, हमारा लास्ट चैप्टर है आज इसका। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा इमारतें, चित्र तथा किताबें। एनसीईआरटी बेस है, तो आप लोगों का एनसीईआरटी अपना पूरा अच्छे से रिवीजन करके रखना है, एवरी सब्जेक्ट। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। जो आपने देखा होगा वहाँ पे कुतुब मीनार में अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे एक लोह स्तंभ है, उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, कभी जाना हुआ तो वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। तो जो लोह का स्तंभ है उसमें जंग नहीं लगा है अभी तक, सोचिए आप लोग, ठीक है। मेहरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 यानी कि 7.2 मीटर और वजन है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देती हूँ। वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। स्तूपों के संदर्भ में, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चोष एक डिब्बे में रखी जाती थी। इसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों के ईंटों से ढक दिया जाता था। बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। वैदिक में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। एग्जाम्पल है, अमरावती से प्राप्त स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे। जैसे कि हाथीदार का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनवाने का खर्च दिया था। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वो गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवताओं यानी कि विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। जैसे भीतर गांव के मंदिर, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध है। इसको नोट करेंगे आप यहाँ पर। एकाश्म
मंदिरों की विशेषता है कि इन्हें एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तथा तराश कर जो है बनाया जाता था। नेक्स्ट है पुराणों के संदर्भ में। पुराणों का पाठ, यहाँ पे पुराण है, ठीक है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां होती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन व समझ सके। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, ये पूर्व मध्य काल में लिखे गए हैं। यहाँ पे नोट है, आप इसको नोट करिएगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। यहाँ पे आप शिष्य का नाम याद रखेंगे, लोमहर्ष। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे। ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्रीकंठचदी महाकाव्य तथा मखकोश इनकी रचनाएं। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व किया गया। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये एक महान ज्योतिषिद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। नेक्स्ट है शून्य के संदर्भ में। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। राम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। अन्य अंकों का प्रयोग पहले से ही होता था। यहाँ पे आप लोगों को चार्ट मिलेगा, एक तरफ आप लोगों को काव्य दिखेंगे और उनके रचनाकार, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शिल्पादिकारा इलांगो, मणिमेखलाई, सीतले, सतनार, मेघदूतम, कालिदास, रामायण, वाल्मीकि। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिल्पकादिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, जिसकी रचना इलांगो द्वारा 1800 वर्ष पूर्व में की गई थी। इसमें कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है, जो मोहार में रहता था। मणिमेखलाई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी सीतले सतनार द्वारा लगभग 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखा गया है, यानी कि उनके द्वारा रचित है। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है। यहाँ पे नोट है एक आप लोगों के लिए, इसको नोट करिएगा। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस महाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। यहाँ पे आप लोगों के 6th क्लास के जो नोट्स हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री के, यहाँ पे आपके फिनिश होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 7th क्लास के नोट्स। यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन लोगों को भी ज़रूर बताएं, ताकि ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो कल हम मिलते हैं नई टॉपिक के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।